नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार त्रिवेदी। क्राइम वारदातों की सीरीज में आज की जो हमारी कहानी है, वैसे तो ये दो दो साल से ज़्यादा पुरानी है, परंतु आज की कहानी में पति पत्नी और वो से जुड़ी कहानी है। आज का हमारा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला है कानपुर। कानपुर में 22 दिसंबर को थाना नजीराबाद में एक केस गुमशुदगी का दर्ज होता है। बताया जाता है एक लड़की जिसका नाम बबली था, वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और कहती है कि मेरी बहन 23 तारीख को ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, और वो कहती है कि मेरी बहन कल से लापता है, उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। मैंने सभी रिश्तेदारियों में, सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से, जहाँ जहाँ वो जा सकती थी वहाँ वहाँ मैंने पता किया है, लेकिन उसका कहीं से कोई पता नहीं चल रहा है। वहीं पर उस महिला गायब हुई थी, उसका पति जो है सुलभ मेहरोत्रा उर्फ मोंटू भी वहाँ पर आकर अपने पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराता है कि वो मुझसे गुस्सा कर कहीं चली गई है और उसका कहीं से कोई पता नहीं चल पा रहा है। अब ऐसे में पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले तो दर्ज नहीं करती है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं गुस्सा कर गई होगी, अभी कुछ समय बाद वापस आ जाएगी, क्योंकि गुस्साने के बाद अमूमन 2-4 दिन में लोग वापस आ ही जाते हैं। ऐसे में वो आरोप भी लगाती है, वो बहन थी जिसने पहले प्राथमिकी दर्ज कराई थी, पहले प्रार्थना पत्र दिया था, कि कहीं ना कहीं मेरी बहन के गायब होने में मेरे जीजा का हाथ है, हो सकता है इन्होंने उसकी हत्या भी कर दी हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन पुलिस उसकी बहन के उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करती है। ऐसे में वह अपने रिश्तेदारों, शुभचिंतकों, आस पड़ोस के लोगों के साथ थाने का घेराव किया जाता है, जिसके बाद वो प्रार्थना पत्र गुमशुदगी की रिपोर्ट में थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा दर्ज किया जाता है। फिर ऐसे में गुमशुदगी की जांच चल ही रही थी कि 7 जनवरी 2022 को पनकी नहर में एक लाश बरामद होती है। वो लाश एक युवती की ही थी। जब लाश बरामद होती है तो युवती को शिनाख्त के लिए बबली को या उसके परिवार के लोगों को बुलाया जाता है, और जैसा कि जब वो आती है तो पहली बार ही पैर में चोट लगी थी। उसके अनुसार वो अपनी उस लाश की पहचान अपनी अंजना, जो उसकी बहन थी, जो गुमशुदा हो गई थी, उसके रूप में कर लेती है। और करने के बाद पुलिस उसके, क्योंकि शव बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि तालाब में नहर में पड़े हमें लग रहा ज़्यादा दिनों का हो गया था, इससे शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसकी बहन के द्वारा शव की पूर्णतया पुष्टि हो जाती है। फिर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पुलिस अब जो गुमशुदगी का मुकदमा था, जिसमें गुमशुदगी में बताया गया था कि मेरी बहन अंजना उम्र 36 वर्ष और फैतफुलगंज की रहने वाली थी, जिसकी 2008 में लव मैरिज क्राकरी कारोबारी सुलभ मेहरोत्रा और मोंटू से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। उसकी 5 फीट फला इंच जितनी हाइट है, रंग उसका ऐसा है, ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे, जो गुमशुदगी के रूप में जो दर्ज कराया गया था, अब वो हत्या में परिवर्तित हो गया था। हत्या की पुष्टि हो जाने के बाद पुलिस तहकीकात शुरू करती है। तो पहले घटनास्थल पर जहां मोंटू रहता था, कानपुर की कैलाशपुरी जो गुमटी मोहल्ला है, वहीं पर जब पुलिस जाती है
तो वहाँ पर उसको कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। फिर वैज्ञानिक पद्धति की जो जांच के तरीके होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम को बुलाया जाता है। फिर वहाँ पर कुछ खून के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे शंका हो जाती है कहीं न कहीं कुछ न कुछ अप्रिय घटना इसी कमरे में घटी है। ऐसे में पुलिस जांच करती है, फिर वो बहुत से सीसीटीवी कैमरे निकालती है, और सीसीटीवी कैमरे जब वो निकालती है तो उसमें उसके पति उसको ले जाकर जाता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें जब उसके पति के ऊपर जब शंका हो जाती है, सीसीटीवी कैमरे में पुष्टि हो जाती है, तो पुलिस उसको पकड़ कर लाती है। और पकड़ कर लाने के बाद आपको भी पता है कि जब सभ्यता से व्यक्ति अपने किए गए करतूतों के बारे में नहीं बताता है, तो पुलिस जब सख्त तरीके से पूछताछ करती है, तो वो बताती है कि मेरा और अंजना का शादी 2008 में हुआ था। सुलभ बताता है कि मेरी और अंजना की शादी 2008 में हुई थी। लव मैरिज हम लोगों ने की थी, हमारे 2 बच्चे हैं, और अभी मेरी दोस्ती कुछ समय पहले से एक दूसरी युवती है किरण से हो गई, जिसकी सूचना अंजना को पता चली, जिससे वो आए दिन मुझसे लड़ाई झगड़े किया करती थी। उधर मैं किरण से मिलने जाता था तो ये बार बार गुस्सा हो जाती थी, नाराज़ हो जाती थी। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। उस दिन मेरे बेटे ने कोल्ड ड्रिंक मांगी, और कोल्ड ड्रिंक मैंने लाने से मना कर दिया। जो मेरा चचेरा भाई है आयान, ऋषभ का चचेरा भाई, वो फिर जाकर कोल्ड ड्रिंक लाकर देता है, और जिससे हमारी आपस में बहुत कहासुनी हुई। उसी गुस्से में आकर मैंने उसका गला दबाकर मार दिया। दुपट्टे से गला दबाया था, और गला दबाने के बाद मार दिया। जब मार दिया तो उसके बाद मुझे 100 को ठिकाने लगाना था। गुस्से में किया गया काम मुझे बाद में अफसोस जाहिर होने लगा। ऐसे में मैं अपने इस 100 को बोरी में पैक कर अपनी कार में डालकर भरनानपुरवा थाना क्षेत्र के रायपुरवा में अपने प्रेमिका के फ्लैट में ले गया, और वहाँ पर ले जाकर पहले मैंने 100 को तेजाब व पेट्रोल से जलाने का प्रयास किया, लेकिन धुआं अधिक उठने की वजह से मैं उसको पूरी तरह से जला न पाया। फिर 100 को भरकर वहाँ से अपनी प्रेमिका के पिता की गाड़ी से उसको ले जाकर और पांडू नदी में फेंक दिया। अब जो लाश बरामद हुई थी वो पनकी नहर से बरामद हुई थी। जो सुलभ है वो बता रहा है मैंने अपनी पत्नी की लाश पांडू नदी में फेंकी थी। अब लेकिन उसी जो लाश बरामद हुई थी उसको उनके परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। जब इससे सख्ती से पूछताछ हुई तो ये लाश को पांडू नदी में फेंकना बता रहा था। ऐसी स्थिति में पुलिस भी सकते में आ जाती है कि जो लाश मिली थी उसकी बहन उसकी पहचान की थी, फिर वो लाश किसकी थी उसका डीएनए जांच कराया गया, और डीएनए जांच में उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। ऐसे में पुलिस जब इनकी सबके तहकीकात कर रही थी तो बताते हैं कि इसको 100 को छुपाने में हमारी मदद करने वाली मेरी प्रेमिका किरण के पिता रामदयाल और मेरा चचेरा भाई अयान भी था। ऐसे में पुलिस अपने तरीके से फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और जूते, चप्पल, फर्श पे जो ब्लड के सैंपल मिले थे उनके आधार पर जांच पड़ताल करते हुए आगे काम कर रही थी। ऐसे में सारे साक्ष्यों को, सारे तथ्यों को
निकालती है। निकालने के बाद चारों लोगों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनको जेल भेजा जाता है। और सभी लोगों से जब पुष्टि की जाती है तो उसका प्रेमिका कहती थी कि यह मुझसे बहुत प्रेम करता था। किरण का जो बयान था वो कहती है मुझसे वह बहुत प्रेम करता था, मैं भी इससे प्रेम करती थी। अब इसने गुस्से में अपनी पत्नी को मार दिया क्योंकि ये पहले तलाक लेने की बात कर रहा था। मैं मारने के लिए उत्सुक न थी, लेकिन जब इसने घटनाक्रम कर दिया तो प्रेमी था, तो इसको बचाने के लिए मैंने खाली इसका साथ दिया। और उसका पिता कहता है कि कहीं न कहीं ये मेरी बेटी का पूरा पालन पोषण कर रहा था, सारा खर्चा उठा रहा था। मैं भी ये चाहता था कि इसका, मेरी बेटी का परिवार बस जाए, मेरी बेटी भी सही से साथ में रहे, साथ में इसकी शादी हो जाए। इसलिए मैंने अपने बेटी के अच्छे भविष्य की चिंता के लिए उसका साथ दे दिया। और उसके चचेरे भाई से जब पूछा गया कि तुमने साथ क्यों दिया, तो वो ने कहा कि मैं तो सिर्फ भाईचारे में ही आकर इसके शव को छुपाने के लिए साथ दे दिया कि मेरा भाई न फंस जाए, क्योंकि वो भाई कम दोस्त ज़्यादा था। ऐसे में जो कत्ल हुआ था वो सुलभ ने ही किया था। इन तीनों लोगों ने सिर्फ उस शव को छुपाने में इनकी मदद की थी। अब पुलिस पांडुनगर नदी में गोताखोरों से मदद लेकर उस लाश को बहुत ढूंढवाती है, क्योंकि जब शव को जलाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसका खुद का लड़का भी उस शव को अपनी मां मानने से इनकार कर रहा था। वो मना कर रहा था ये मेरी मां का शव नहीं है, लेकिन परिवार वालों के दबाव में आकर बहुत समझाने पर उसने अंतिम संस्कार किया था। ऐसी स्थिति में बहुत ढूंढवाया जाता है, बहुत पुष्टि की जाती है, लेकिन शव का पता जता नहीं चलता है। लेकिन इसी जो शव पनकी नहर में बरामद हुआ था, उसी के आधार पर 4 लोग अरेस्ट हो जाते हैं और केस का खुलासा एसपी संतोष कुमार कर देते हैं। और सारे तथ्यों, जैकेट, चप्पल और फर्श पर, गाड़ी पर जो खून के अवशेष थे, उनको फिंगरप्रिंट्स और प्रयोगशाला में ले जाकर जांच पड़ताल करके डीएनए टेस्ट होकर सारी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट फाइल की जाती है। और इसमें वहाँ की जो सीओ थी श्री रवीना त्यागी जी, उनके कुशल नेतृत्व में इस केस का पर्दाफाश किया जाता है। ये केस पति पत्नी के रिश्तों की ऐसी कहानी है जब कोई तीसरा ओ, पति पत्नी और ओ जो शब्द होता है वो, चाहे वो पत्नी का ओ हो चाहे पति का ओ हो, ऐसी स्थिति में बहुत ही सोचने और समझने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में आगे आदमी जो गलत कृत्य करता है वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है। उसने जो घटनाक्रम कर दिया है वो अपने 2 बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। उसने आवेश में आकर, गुस्से में आकर, आक्रामकता के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, सिर्फ एक प्रेमिका के चक्कर में पड़कर। और वो प्रेमिका भी नहीं सोच रही थी कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। बस वो क्योंकि क्रॉकरी का उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पैसा बहुत अच्छा आ रहा था, वो एक पैसे वाले इंसान से प्यार कर बैठी थी और शादी करना चाहती थी। और उसका पिता अपनी बेटी को एक ऐसी शादी नहीं कर सकता था क्योंकि वो ड्राइवर था, वो गाड़ी चलाकर अपने परिवार की जीविका चलाता था। ऐसी स्थिति में वो भी अपने बेटी के भविष्य के चक्कर में शादी करने के लिए उसने जो कृत्य किया, जो कत्ल किया, उसमें उसका सहयोग कर बैठा। वो ये भी नहीं सोचा आज जब वो दूसरे की बेटी के साथ उसकी हत्या कर दिया, मैं उसका सहयोग कर रहा हूँ और कल मैं इसी लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह भी करवाऊँगा।
तो कल अगर उसका मेरी बेटी से भी मन भर गया तो वो मेरी बेटी के साथ भी गलत कृत्य कर सकता है। और वो लड़की भी नहीं समझी कि आज जब वो पत्नी जिससे उसने 2008 में शादी की थी, 12-15 साल का जो रिश्ता था उसको उसने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया, और वो फिर हमारे साथ इस संबंध को कितना लंबा वो खींचेगा, ये सब बहुत ही सोचने और समझने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में इन कृत्यों को सुनाने के पीछे, इन वारदातों को सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है, आपको समाज में हो रही घटनाओं से अपने आप को बचाना है। आप सभी लोग जागरूक रहें, आप सभी लोग सतर्क रहें और पति पत्नी और वो वाले सिस्टम में ना फंसें, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता समाज द्वारा, परिवार द्वारा, मूल्यों द्वारा, संस्कृति द्वारा बनाया हुआ रिश्ता है, ईश्वर द्वारा बनाया गया रिश्ता होता है। उसको प्रेम व्यवहार से चलाने का प्रयास करें। रिश्तों में खटास आ जाए, आपस में सुलह समझौता से उसको सॉल्व कर लें, लेकिन किसी वारदात का, किसी कृत्य का, किसी घटनाक्रम को इल्ज़ाम देने का प्रयास ना करें। आप सभी लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और समाज में हो रही कुरीतियों से बचे रहें, कृत्यों से बचे रहें। और अगर पुरानी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।